कहानी की शुरुआत होती है एक घर से, जहाँ पर जिनरे अपने साथियों को लेके पहुंचा है। वो किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। जिनरे अपने साथी यंगसुक से ये कहता है कि तुम बाहर दरवाजे में रहो और हम लोग अंदर जाते हैं। अगर वो अंदर से भागने की कोशिश करेगी तो बाहर तुम उसे पकड़ लेना। यंगसुक मान जाता है। जिनरे अपनी साथी मुनसु और इन्यू के साथ अंदर घर में जाता है। घर में चारों तरफ अंधेरा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में वो लड़की छुप कैसे सकती है। और इन सब से बेखबर बाहर युनसुक अपनी फोटोज खींच रहा है। अभी तो सब कोई को सब कुछ नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन खौफनाक सफर तो अभी शुरू होगा। युनसुक अपनी फोटो देखता है तो ये देखता है कि उसकी फोटो के पीछे जो गार्डन है उसमें एक लड़की झांक के उसे देख रही है। मैं उसे एक लड़की नहीं बल्कि एक साया कहूंगा। उस साय को देख के युनसुक भी डर जाता है। वो पीछे पलट के देखता है तो वहाँ ना तो कोई साया है ना तो कोई लड़की। युनसुक अपनी फोटोज में देखता है तो वहाँ भी कोई साया नहीं है। युनसुक को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। बाहर तो युनसुक को ये सब गलतफहमी लग रही थी, लेकिन घर के अंदर जिनरे और उसके साथियों को एहसास हो रहा था कि इस घर में कोई ना कोई तो है। मुनी को ये एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कोई साया है। लेकिन तभी जिनरे को एक कमरा मिलता है और उस कमरे में उसे उसी लड़की की फोटो मिलती है जिसकी तलाश में ये लोग यहाँ तक आए हैं। जिनरे अपने साथियों को वहाँ बुलाता है। तीनों साथी वहाँ पर आ जाते हैं। कमरे में चारों तरफ अंधेरा है। सब अपनी अपनी फ्लैशलाइट ऑन करके एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन तभी मुनी ये कहती है कि हम लोग अगर 3 हैं तो फ्लैशलाइट 4 कैसे है? युनसुक तो बाहर है, कहीं वो भी तो अंदर नहीं आ गया। जिनरे सबको कहता है कि सब कोई अपना अपना नाम बताओ। सब कोई अपना अपना नाम बताते हैं, लेकिन चौथी फ्लैशलाइट के पीछे जो है जब वो अपना चेहरा दिखाती है तो वो तीनों डर जाते हैं। अब इस घर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही है। क्या हुआ उन तीनों के साथ? कौन सा आया इस घर के अंदर? ये बात हमें आगे कहानी में पता चलेगी। कहानी का अगला सीन हमें इस मूवी की लीड कैरेक्टर सोई के पास लेके जाता है। सोई की पति चैंगसू ने अचानक एक सुबह अपने आप को खत्म कर दिया। ना सोई को ना किसी और को ये समझ में आया कि चैंगसू ने ऐसा क्यों किया। सोई पुलिस से मदद मांगती है। सोई पुलिस से कहती है कि चैंगसू बहुत खुश था, उसके पास ये सब करने की कोई वजह ही नहीं है, जरूर उसे किसी ने मारा है। पुलिस भी इस बात को मानती है कि चैंगसू अपने आप को नहीं मार सकता, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं। पुलिस को तो सोई के बातों पे यकीन है, लेकिन चैंगसू के परिवार वालों को सोई के बातों पे यकीन नहीं है। चैंगसू और सोई ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक दूसरे से शादी की थी और अब चैंगसू के परिवार वाले सोई को चैंगसू की मौत का जिम्मेदार मानते हैं। वो लोग कहते हैं कि सोई की वजह से ही चैंगसू मरा है। जरूर सोई का कहीं अफेयर होगा जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने अपने आप को मार दिया। सोई सबको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात कोई नहीं मान रहा। सोई की बहन हेरेन भी सोई की तरफदारी करने की कोशिश करती है और इसी तरफदारी के बीच में हेरेन और चैंगसू के परिवार के बीच में लड़ाई हो जाती है। सोई ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन अब उसके लिए एक और सदमा है, क्योंकि वो बेहोश हो जाती है और डॉक्टर हेरेन को ये बताते हैं कि सोई ने अपने पति को तो खो दिया, लेकिन आज उसका बच्चा भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। अब सोई को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। हेरेन सोई को कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर में जाके रहो, मेरे पति और बच्चे तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। लेकिन सोई को अकेले रहना था। वो अपने घर में जाके रहती है और यहाँ से सोई की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। सोई को एहसास होता है कि उसके घर में एक साया है जो शायद उससे कुछ कहना चाहता है। सोई को समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन सा आया है। तभी सोई के पास एक वकील का कॉल आता है और वो वकील सोई को ये बताता है कि आपके पति चैंगसू ने आपके लिए एक घर बनाया है और वो घर चैंगसू आपके लिए छोड़ के गए। सोई कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं मालूम कि चैंगसू ऐसा करने वाला था। तब वकील उसे बताता है कि चैंगसू आपके लिए सरप्राइज बना रहा था। सोई को याद आता है कि उसने चैंगसू से कहा था कि उसे अपना एक घर चाहिए और उसके बाहर एक बड़ा सा गार्डन चाहिए, और चैंगसू ने मरने से पहले अपनी बीवी की ये इच्छा पूरी कर दी। सोई अपनी बहन हेरेन को लेके उसी घर की तरफ जा रही है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ उसी घर में एक आदमी ताका झाकी कर रहा है, जैसे कि उसे किसी का इंतजार है जो कि इस घर के अंदर है। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि वो इस घर के अंदर कैसे जाए। वो कुछ सोचते हुए उस घर से बाहर निकलता है और तभी उसका ध्यान सोई और हेरेन के पास जाता है। वो दोनों उस घर के अंदर जा रहे हैं। सोई और हेरेन उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। घर पूरा टूटा हुआ है। याद है ना, जिनरे अपने साथियों के साथ इस घर में आया था, लेकिन ये घर बहुत अच्छा है। हेरेन अपनी बहन के लिए बहुत खुश है, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि इस घर में एक साया है जो कि इन दोनों को देख रहा है। वो दोनों उस घर को देखते हैं। अब अगले दिन सोई इस घर में शिफ्ट होगी। हेरेन और सोई उस घर से जा रहे हैं। सोई काफी उदास है, लेकिन उसके बाद सोई का ध्यान उस घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसे एक साया दिखता है और उसे ऐसा लगता है कि ये साया उसके पति चैंगसू का है।
सोई कार रुकवाती, वो भाग के घर की तरफ जाती है। घर में एक साया तो जरूर है, लेकिन वो किसका है ये अभी तक कंफर्म नहीं है। और तभी पीछे से एक साया आता है और सोई को बेहोश कर देता है। हेरेन सोई को बचा के डॉक्टर के पास ले जाती है। सोई डॉक्टर को सब कुछ बता देती है। डॉक्टर सोई को समझाता है कि तुम्हारा पति और बच्चा अभी अभी इस दुनिया से गया है, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहा है। सोई भी ये समझ जाती है कि शायद ये उसकी गलतफहमी है। अगले दिन सोई और हेरेन सोई का सारा सामान लेके उस घर के अंदर जाती है। सोई बहुत खुश है कि वो अपने पति के बनाए हुए घर में है, लेकिन उस बेचारी को पता नहीं था कि आगे का सफर कैसा होगा। अब रात में हेरेन अपने पति और बच्चों के साथ उस घर में डिनर करने के लिए आने वाली है और सोई डिनर की पूरी तैयारी कर रही है। और ये बात उस साय को भी पता है और वो नहीं चाहता कि इस घर में कोई खाना खाए। वो सोई की इस तैयारी में खून मिला देता है। सोई के हर एक खाने में खून है। ये सब देख के सोई को बहुत घबराहट हो रही है। रात में हेरेन और उसके परिवार डिनर में आते हैं, लेकिन सब ये देखते हैं कि खाना जला हुआ है। सबको ऐसा लगता है कि शायद सोई बहुत परेशान है, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि सोई के ऊपर क्या गुजर रही है। रात होती है। हेरेन के दोनों बच्चे जीवन और डोन्यू दोनों बाहर जाके खेलना चाहते हैं। सोई उन दोनों को कहती है ठीक है तुम दोनों बाहर जाके खेलो। वो दोनों गार्डन के पास जाके खेल रहे, लेकिन तभी जीवन को गार्डन से किसी की आवाज आती है, जैसे कि कोई उसे बुला रहा है। जीवन गार्डन के पास जाती है। वहां पर कोई उसे कहता है कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ। जीवन कहती है कि ठीक है मैं अपना हाथ दे रही हूँ, आप हाथ पकड़ के बाहर निकल लो। लेकिन वो साया बाहर नहीं निकलता। वो जीवन को अंदर की तरफ खींच लेता है। जीवन चिल्लाती है और उसकी आवाज सुन के हेरेन और सोई दोनों की दोनों बाहर आती है। जीवन बहुत रो रही है और वो कह रही है कि उस गार्डन के अंदर चैंगसू अंकल है, कि अंकल ने उससे ये कहा कि वो यहाँ पर फंसे हुए और उन्हें मदद चाहिए। और जैसे ही मैंने मदद करने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया तो अंकल ने मुझे अंदर खींच लिया। जीवन की ये बात सुन के सब कोई बहुत हैरान है और अब सोई को भी यकीन हो चुका है कि मरने के बाद उसका पति वापस आ चुका है और शायद उसके पति की आत्मा इस घर में और उसका पति उससे कुछ बोलना चाहता है। हेरेन भी अपने बच्चों को लेके जा रही है। रास्ते में उसका बेटा टोन्सू उसे कहता है कि दीदी झूठ बोल रही है, वहाँ पर अंकल नहीं बल्कि एक लड़की थी। हेरेन को समझ में नहीं आता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। वो अगले सुबह अपने बच्चों से पूछती है, लेकिन उसके बच्चे मुकर जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने वहाँ पर किसी को नहीं देखा, ना लड़की को ना अंकल चैंगसू को। हेरेन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ पर एक तरफ हेरेन परेशान थी, वहीं दूसरी तरफ घर में सोई के साथ बहुत अजीब अजीब हादसा हो रहा था। सोई को बहुत अजीब अजीब सपने आ रहे थे। कभी सपने में उसके हाथों में दाग है, कभी सपने में खून उसकी तरफ गिर रहा है, तो कभी सपने में उसका पति आता है जो कि उसे मार रहा है। सोई को समझ में नहीं आता कि क्या असलियत है और क्या नकली। सोई बहुत परेशान है। उसे तो बस एक बात का अंदाजा है कि इस घर में कोई ना कोई तो जरूर है, लेकिन कौन है इसका पता कौन बताएगा। तभी सोई को एक साय का एहसास होता है जो कि बाहर हॉल में उसकी फोटो के पास आ रहा है। उसे लगता है कि शायद इस फोटो के पीछे कुछ ना कुछ तो है। वो उस फोटो के पीछे चेक करती है तो वहाँ पर एक लड़की की फोटो है जो कि एक स्कूल यूनिफॉर्म में है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके घर में इस लड़की की फोटो क्यों है, उसके पति ने उसकी फोटो छुपाई क्यों है। अब सोई के दिमाग में काफी सारे सवाल है और उसका जवाब कोई भी नहीं। सोई उस स्कूल में जाके पूछती है, लेकिन हर कोई उस लड़की को पहचानने से इनकार कर रहा है। उस स्कूल का प्रिंसिपल बहुत डर जाता है और वो डिटेक्टिव को कॉल लगा देता है। अब सोई के सवाल का जवाब डिटेक्टिव नाम देगा। डिटेक्टिव नाम सोई के पास आता है और कहता है कि आप जिस लड़की को ढूंढ रही हैं उसका नाम युंजो है और वो काफी महीनों से मिसिंग है। हम भी उसे ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सोई उससे पूछने की कोशिश करती है कि युंजो और मेरे पति का क्या रिश्ता है, लेकिन डिटेक्टिव नाम के पास इसका कोई भी जवाब नहीं। तभी डिटेक्टिव नाम को कॉल आता है। डिटेक्टिव नाम बाहर चले जाते हैं और सोई डिटेक्टिव के डायरी में युंजो की फोटो देखती है और उसके साथ उसके साथियों की भी। ये वही साथी यानी कि जिनरे और उसके दोस्त, यानी कि उस घर में जिनरे और उसके दोस्त स्टार्टिंग में युंजो को ही ढूंढने के लिए आए थे। सोई भी उनकी फोटोज खींच लेती है और अब सोई उनके तलाश में है। सोई को पता है कि उसके सवाल का जवाब ये लोग ही दे सकते हैं। जहाँ पर एक तरफ सोई इन सब की तलाश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो आदमी याद है ना जो कि स्टार्टिंग में इस घर में ताका झाकी कर रहा था, वो अब इस घर के गार्डन में कुछ गा रहा है और उसे ऐसा करते हुए हेरेन देख लेती है। हेरेन उससे कुछ पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी हेरेन को कहता है कि इस घर के अंदर मत जाओ, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो वरना जिंदा नहीं बचोगी। और उसके बाद वो हेरेन को अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। हेरेन बहुत परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है और वहाँ दूसरी तरफ सोई युनसुक और मुनी के पास पहुंच जाती है अपने सवालों का जवाब लेने के लिए। लेकिन जब वो दोनों जुंजो के फोटो को देखते हैं तो दोनों डर जाते हैं, दोनों वहाँ से भागते हैं। सोई को समझ में नहीं आता कि ये दोनों डर क्यों रहे। वो दोनों वहाँ से जा रहे, वो दोनों बहुत डरे हुए। लेकिन अचानक युनसुक ये कहता है कि उसका बाइक काम नहीं कर रहा और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों के दोनों मर जाते हैं। सोई इस
बात से बेखबर है और सोई अब जिनरे के पास जाती है। वो जिनरे से अपने सवालों के जवाब पूछने की कोशिश करती है, लेकिन जिनरे उसे कुछ नहीं बताता। बाहर काफी बारिश हो रही है और सोई जिनरे को अपना छाता दे देती है। जिनरे वहाँ से चला जाता है, लेकिन जिनरे को नहीं पता कि एक साया उसका पीछा कर रहा है। जिनरे को इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई साया उसके पीछे है और शायद ये उसे मार देगा। वो अपनी बिल्डिंग से कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो साया आखिरकार उसे मार ही देता है। इन सब से बेखबर जब सोई अपने घर पहुंचती है तो हेरेन उसे सब कुछ बता देती है। सोई उस आदमी को कॉल करती है और पूछती है कि तुम मुझसे चाहते क्या हो। वो आदमी सोई को कहता है कि वो अब तुम्हारे अंदर जा चुकी है, घर से बाहर निकलने की कोशिश मत करना वरना तुम बहुत लोगों को मार दोगी। सोई को समझ में नहीं आता कि ये आदमी कौन है, ये क्या बकवास कर रहा है। वो पहले ही बहुत परेशान है, वो और परेशान होना नहीं चाहती, लेकिन सोई को पता भी नहीं था कि परेशानी उस तक पहुंच चुकी है, क्योंकि अब पुलिस वालों को शक हो रहा है कि ये तीनों जो मरे हैं उसे सोई ने ही मारा है। अब पुलिस सोई का पीछा कर रही है। अगली सुबह सोई इन तीनों की आखिरी साथी इंजो के घर में जाती है। इंजो जिसकी हालत पहले बहुत खराब है, वो उससे युंजो के बारे में पूछती है और फिर इंजो सारी कहानी बता देती है कि इंजो नाम की एक लड़की को ये चारों दोस्त मिलकर ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन एक दिन ये लड़की उनकी गिरफ्त से भाग गई और फिर इन्हें पता चला कि ये लड़की उसी घर में जहाँ पर अभी सोई रहती है। सोई को समझ में नहीं आ रहा है कि इंजो ये सारी बातें क्या कह रही है, लेकिन फिर अचानक सोई को कुछ होने लगता है और सोई अब इंजो को मारना चाहती है। इससे पहले सोई इंजो को मार पाती, वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाता है। वो इंजो को तो नहीं बचा पाता, लेकिन उसके बाद वो सोई को गिरफ्तार कर लेता है। वो सोई को लेके पुलिस स्टेशन जा रहा है और वहाँ घर में हेरेन और उसकी बेटी जीवोन घर में अकेले है। तभी जीवोन को एक साया बेसमेंट में बुलाता है। जीवोन उस साय के पीछे चली जाती है। हेरेन ये देखती है कि उसकी बेटी कहीं नहीं है, उसे बहुत डर लग रहा है। वो सोई को कॉल कर देती है। अब सोई ये समझ चुकी है कि उस घर में एक साया है जो कि उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है और अब वो उसकी बहन और जीवोन को मारना चाहता है। सोई डिटेक्टिव से मदद मांगती है, लेकिन डिटेक्टिव मदद करने से इनकार कर देता है और तब सोई मजबूरन में कार का एक्सीडेंट करवा देती है और वहाँ से निकल जाती है। और वहाँ दूसरी तरफ घर में जीवोन बेसमेंट में अकेली है। हेरेन उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम यहाँ वहाँ मत जाया करो। एक बात मुझे बताओ कि रात में तुमने गार्डन में किसे देखा था, लड़की को देखा था कि अंकल को देखा था? जीवोन बहुत डर रही है, वो उसे बताना नहीं चाहती। हेरेन जिद करती है और कहती है प्लीज बेटा मुझे बताओ ना। तो जीवोन बता देती है कि उस गार्डन में अंकल और लड़की दोनों थे। हेरेन पूछती है कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो वो लड़की कहती है कि मुझे उस लड़की ने धमकी दी थी कि अगर मैं ये बात किसी को भी बताऊंगी तो वो आपको और पापा दोनों को मार देगी। जीवोन ने ये बात अपनी माँ को कही थी, लेकिन जीवोन को पता नहीं था कि उसके सामने उसकी माँ नहीं बल्कि वही शैतानी साया है। वो जीवोन के सामने चिल्लाता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मम्मी और पापा दोनों को मार दूंगी। अब जीवोन के साथ क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। और अब सोई भी घर में पहुंचती है। हेरेन और सोई दोनों बहुत परेशान है। वो दोनों बेसमेंट में जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन दोनों में से कोई भी बेसमेंट में पहुंच नहीं पा रहा। और अब वो साया बहुत गुस्से में आ चुका है, घर के सामान इधर उधर फेंकने शुरू करता है और इसी बीच हेरेन बेहोश हो जाती है। हेरेन तो बेहोश हो चुकी है, लेकिन बेसमेंट का दरवाजा अब खुल चुका है। सोई बेसमेंट के नीचे जाती है और वो ये देखती है कि जीवोन के अंदर वो साया अब आ चुका है और अब वो सोई को मारना चाहता है। सोई उससे ये पूछती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने उन चारों को इसलिए मारा क्योंकि वो चार तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन मैंने या मेरे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? सोई ये समझ जाती है कि उसके पति को भी इसी साय ने मारा है। तो फिर वो साया सोई को सब कुछ दिखाता है कि उन चारों से बच के वो साया यानी कि युंजो मरना चाहती थी, लेकिन एन मौके पे चैंगसू ने उसे बचा लिया। चैंगसू इस घर को बना रहा था और चैंगसू ने उस लड़की को अपने घर में जगह दी। धीरे धीरे युंजो को चैंगसू से प्यार हो गया और चैंगसू भी बहक गया, लेकिन चैंगसू को सबसे ज्यादा प्यार अपनी बीवी से था। युंजो चैंगसू के साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन चैंगसू ये सब नहीं चाहता था। उन दोनों की काफी लड़ाई हुई। इस लड़ाई में युंजो काफी घायल हो गई। अब युंजो ने ये फैसला किया कि वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। इस गार्डन में जो गड्ढा बन रहा था, युंजो ने उस गड्ढे में कूद के अपनी जान दे दी। किसी को पता तक नहीं चला कि युंजो उस गड्ढे में, और उसके बाद से लेकर अब तक युंजो की आत्मा इसी घर में। उसने सबसे पहले चैंगसू को मारा और अब वो इस घर में आने वाले हर एक लोग को मारना चाहती है और अब उसका शिकार बनेगी सोई। लेकिन इससे पहले युंजो सोई को मार पाती, वही आदमी वहां पर आ जाता है। वो आदमी और कोई नहीं बल्कि इंजो का बाप था। उसे पता था कि उसकी बेटी और उसके दोस्तों ने क्या किया है। ये आदमी आत्माओं को भगाने का काम करता था और अब वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए इस घर से आत्मा को भगाने के लिए आया है। वो युंजो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन युंजो उससे भी मार देती है। मौके का फायदा उठा के सोई जीवोन को उठा के वहां से भागती है। अब हेरेन को भी होश आ चुका है
है। हेरेन कहती है मुझे मेरी बेटी दे दो। सोई समझ जाती है कि ये हेरेन नहीं है बल्कि हेरेन के शरीर पे वो साया है। अब वो साया सोई के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। सोई बाहर की तरफ भागती है। वो साया भी सोई के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो ये देखता है कि उस बूढ़े से आदमी ने घर में अंदर आने से पहले घर के बाहर एक लाइन बना दी थी और उस लाइन को ये साया क्रॉस नहीं कर सकता। अब सोई और जीवोन उस लाइन के बाहर है। अब वो साया यानी कि युंजो अपने असली रूप में आता है और वो सोई को कहता है कि मैं सिर्फ एक परिवार चाहती थी, मैं सिर्फ ऐसे लोगों को चाहती थी जो कि मुझे प्यार करे, लेकिन मुझे ये लोग कभी नहीं मिले। अब वो साया हेरेन को भी मारना चाहता है, लेकिन उसी वक्त सोई उसे रोक देती है और कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूंगी और अब मैं तुम्हारा परिवार हूँ। युंजो को भी एक परिवार मिल गया था, वो मान गई और पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और वो अपनी आंखों से युंजो की आत्मा को देख लेती है। पुलिस को भी यकीन हो चुका है कि इन सारे लोगों को सोई ने नहीं बल्कि इसी आत्मा ने मारा है। सब कुछ ठीक हो चुका है। अब सोई उसी घर में युंजो की आत्मा के साथ रहती है और इस घर में जो भी आता है उसे इस फैमिली का हिस्सा बनना पड़ता है। मुझे लगता है कि इस घर की कहानी आगे बढ़नी चाहिए, यानी कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।